नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से जो रिलेटेड है पीआईबी से। बार बार कमेंट आते रहते हैं वीडियो में कि सर पीआईबी भी कराओ, सुजस भी ऐड कराओ। तो सुजस पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज उस दिन आई हुई होती है वो मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे ये ट्विटर पर आई हुई है, छात्रों के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, ये आई हुई थी, ज़्यादा कोई न्यूज़ थी नहीं तो फिर मैंने इसको ऐड कर दिया। क्या है ये पीएम विद्या लक्ष्मी योजना? इसमें छात्रों को बिना गारंटी के लोन मिलता है, पूर्ण कवरेज मिलता है। ये नहीं सिर्फ जो कॉलेज में जिस शिक्षा संस्थान में वो पढ़ाई करेंगे उसकी फीस का ही लोन मिल रहा है, उसका पूर्ण कवरेज यानी उसकी फीस, हॉस्टल फीस वगैरह प्लस में कुछ जो अन्य खर्चा है स्टेशनरी वगैरह का, वो पूरा कवरेज करके जो लोन राशि बनेगी उतना लोन आपको दिया जाएगा। 75% क्रेडिट गारंटी, ये क्रेडिट गारंटी देती है सरकार बैंकों को, जिस बैंक से लोन है वो विद्यार्थियों को दिया जाएगा। 75% क्रेडिट गारंटी का मतलब है कि अगर कोई विद्यार्थी है वो लोन नहीं चुकाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, तो उसमें लोन की 75% राशि है वो सरकार के द्वारा बैंक को चुकाई जाएगी। नवंबर 2024 में इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, तब से ये संचालित हो रही है। इसके अंदर प्रावधान ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट है उसकी पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपए या उससे कम है तो उसको लोन में 100% ब्याज की छूट मिलती है, कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है, अगर किसी की पारिवारिक आय है वो 4.5 से 8 लाख रुपए के बीच में है तो उनको ब्याज के ऊपर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। 3% ब्याज है वो उनको वापस मिल जाएगा। सरकार ने इसके लिए 860 से अधिक शीर्ष संस्थान है उनको चयनित किया है। ये नहीं है कि आप कोई भी लोकल शिक्षण संस्थान है उसमें एडमिशन दिखा करके ये लोन ले लोगे। सरकार ने एक पूरी बाकायदा लिस्ट जारी की हुई है। उस लिस्ट में अगर आपका जो चयन है वो मेरिट के आधार पर हो रहा है या एंट्रांस एग्जाम के आधार पर होता है, प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है, तभी आप इस लोन को लेने के लिए पात्र हो। इसमें भारतीय, एनआरआई और ओसीआई तीनों स्टूडेंट है वो इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने कल ओसीआई देखा था ना, ईओसीआई कार्ड है, उसका क्या किया था, शुभारंभ किया था, तो उनको ये सुविधा भी मिलती है। तो ये हो गई पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, बिना गारंटी के लोन, पूर्ण कवरेज, 75% क्रेडिट गारंटी है वो सरकार के द्वारा बैंकों को दी जाती है। ये इसके अंतर्गत दो मुख्य प्रावधान है और मेरिट और प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही उस शिक्षण संस्थान में चयन होगा, तभी आपको लोन है वो दिया जाए। अगली अपनी न्यूज है पांचना बांध से रिलेटेड। 20 दिन के आंदोलन ने खोला 20 साल से बंद पांचना बांध के पानी का रास्ता। बात कर लेते हैं पांचना बांध के बारे में। पांचना बांध है वो करौली जिले में स्थित है, उड़ला गांव में। उड़ला गांव में 5 नदियों का संगम है, इसीलिए इसको पांचना बांध बोला जाता है। कौन कौन सी 5 नदियां हैं? भद्रावती, अटा, माची, परखेड़ा, भैंसावत। भैंसावत भी बोलते हैं, भैंसावट भी बोलते हैं। तो ये 5 नदियां हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। पांचना बांध में भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावत नदियां हैं, करौली जिले में है, गुड़ला गांव के अंदर। 1972 में पूर्वी राजस्थान में बाढ़ की स्थिति हो गई थी, उस समय इसी बांध के निर्माण की योजना बनाई गई थी। 1978 से 79 में इसके निर्माण को मंजूरी मिली, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 90-91 में जो बांध है वो बन गया था, लेकिन इसका पूरा निर्माण है, गेट वगैरह जो है वो 2004 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन इसके अंतर्गत जो डूब क्षेत्र है, इस बांध के आसपास का क्षेत्र था, उन गांवों ने विरोध दर्ज कराया कि इसका पानी है वो आप आगे दोगे, लेकिन इसकी जमीन का अधिग्रहण है वो हमारे गांव से किया गया है। तो उसके बाद इसका पानी है वो बंद कर दिया गया था। अभी 2026 में ये शुरू हुआ है। इसमें एक शब्द यूज किया गया है, कमांड एरिया। कमांड एरिया क्या होता है कि कोई भी बांध है, ये यहाँ पर बांध बनाया गया, ये नदियां आ रही है। अब इस बांध के पानी को रोक करके 2-3 काम किए जा सकते हैं। एक, यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, दूसरा पेयजल के लिए, और तीसरा सिंचाई के लिए। तो बिजली के उत्पादन में तो यहाँ पर जो हाइड्रो पावर के लिए डायनमो है वो लगाए जाते हैं। इसके बाद लिफ्ट नहर परियोजनाएं बनाई जाती है, या तो बड़ी बड़ी नहरें निकाली जाएगी और फिर उन नहरों में से दूसरी वितरिकाएं हैं वो निकाली जाती है। तो ये जो नहरें और वितरिकाएं निकलती है, जिस क्षेत्र में ये जाती है उस क्षेत्र को बोलते हैं कमांड क्षेत्र या कमांड एरिया। तो कमांड एरिया में ये पानी क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। दूसरा, इसका एक थोड़ा सा जातिगत कारण भी था कि जो करौली वाला क्षेत्र है जहाँ पर ये बांध स्थित है वो
गुज्जर बहुल क्षेत्र है और ये कमांड वाला क्षेत्र है वो मेव समुदाय इसमें ज़्यादा रहते हैं, तो भी ये थोड़ी सी विरोधाभास की स्थिति थी। लेकिन अब इस पर अनुबंध हो गया है और हफ्ते में 2 बार पानी है वो आगे प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो पांचना बांध किस जिले में है, करौली जिले में, कौन से गांव में, गुड़ला गांव में, कौन सी 5 नदियों के संगम पर है, भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावत, ये आपको याद रखना। इसके बाद में अगला करंट अफेयर है कि जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी 10वीं सतत विकास रिपोर्ट है 2025, वो जारी हो गई है 25 जून को। ये यूनाइटेड नेशन का एक संस्थान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, उसके द्वारा जारी की गई है, जिसमें 193 देशों की सूची दी गई है। इसमें भारत को 67 अंक मिले हैं और भारत का स्थान है 99वां। इससे पहले भारत है वो 100 से नीचे के स्थान पर रहा है, पहली बार 100 को क्रॉस किया है। इसमें अंक है वो 0 से 100 के बीच में दिए जाते हैं। 100 का मतलब है उसने सारे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। 0 का मतलब है एक भी सतत लक्ष्य की ओर वो अग्रसर नहीं हुआ है। तो भारत को 67 अंक मिले हैं, 99वां स्थान है भारत का। 1, 2, 3 नंबर पर वही देश हैं जो हर बार हर इंडेक्स में आगे रहते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। जो यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे वैश्विक खुशहाली सूचकांक देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देख लीजिए, या और कोई भी इंडेक्स है जो अच्छा होता है, उसमें ये टॉप पे रहते हैं। बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो 2 पड़ोसी देशों का हाल भारत से बुरा है। एक है बांग्लादेश, एक है पाकिस्तान। बांग्लादेश का है 114वां स्थान, पाकिस्तान का है 140वां स्थान। बाकी भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव है, ये भारत से अच्छी स्थिति में है। भूटान 74वें नंबर पर, नेपाल 85वें, श्रीलंका 93वें और मालदीव है वो 53वें नंबर पर। तो ये हो गई अपनी सतत विकास रिपोर्ट। 17 लक्ष्य हैं। क्या क्या लक्ष्य हैं वो हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। इसके बाद ये एक एडिटोरियल आया है, लोकतंत्र की मंजिल निर्णय लेने की शक्ति सौंपना, केवल महिला प्रतिनिधित्व ही पर्याप्त नहीं है। तो इसमें 2 अवधारणाएं हैं सरपंच पति की। सरपंच पति की जैसे हमने पंचायत वेब सीरीज में देखा था कि जो रिजर्वेशन है उसके आधार पर महिला सीट आती है पंचायतों में, महिला प्रतिनिधि है वो जीतती भी है, लेकिन जो वास्तविक निर्णय है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, महिला के पति के द्वारा लिए जाते हैं। इसी को बोला जाता है सरपंच पति। इसकी और वास्तविक नेतृत्व के बीच क्या है जो जद्दोजहद है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है कि हालांकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। राजस्थान सरकार ने इसमें 50% कर दिया है, इसको बढ़ा करके 2008 में जो द्वितीय संशोधन किया गया था। पहला राज्य जिसने 50% किया था वो है बिहार। राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, इस पर 15 लाख निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधि वर्तमान में प्रतिष्ठित है, लेकिन वास्तविक नेतृत्व की क्षमता है वो अभी भी सभी महिलाओं के पास नहीं है। हालांकि कुछ महिलाएं हैं वो अपना कार्य बेहतरीन तरीके से कर रही है। दूसरा, अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, निर्णय लेने की क्षमता उनको दी जाती है, तो वो बुनियादी सुविधाओं पर सबसे पहले ध्यान देती है, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, पेयजल हो गया, गाँव की सफाई हो गई, इन चीज़ों पर वो फालतू की राजनीति में, फालतू के पचड़े में पड़ने से बचती है। लेकिन केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व उनको दिया गया है, वास्तविक प्रतिनिधित्व है उसमें अभी भी कमी है और सरपंच पति की अवधारणा है वो चल रही है। क्यों चल रही है, क्या कारण है इसके? कारण एक है पितृसत्तात्मक सोच कि ठीक है महिला सीट आ गई तो वहां पर महिला को प्रतिनिधि के रूप में, उम्मीदवार के रूप में उतारना मजबूरी हो जाती है समाज की, वरना समाज कभी भी महिलाओं को आगे नहीं आने देती। ठीक है, अगर उतार दिया तो फिर वास्तविक निर्णय कौन है, का पति लेता है। जो भी ग्राम सभाएं होती है उसमें भी जो महिला सरपंच है वो नहीं आती है। महिला उम्मीदवार जो खड़ी होती है वो कहीं पर भी गांव में, ग्राम सभा में, मंच पर खड़े होकर के भाषण भी नहीं दे पाती है। ये स्थिति है वर्तमान में हमारे देश में। जो ग्रामीण महिलाएं हैं खासतौर से उनकी, शहरों में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। अपूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय विकेंद्रीकरण, हालांकि इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं को, लेकिन अभी भी इनके ऊपर नियंत्रण है वो उच्च स्तरीय जो अधिकारी है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनका ही अभी तक नियंत्रण बरकरार है। इसलिए भी ये स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। स्वतंत्र नेतृत्व का अभाव है क्योंकि महिलाओं को हर जगह क्या है, एक बचकर चलने का चलन है कि कहीं पर हो, कॉलेज में जाओगी तो बोली बेटे सीधे जाना है, सीधा आना।
वहाँ पर जो उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, मंच पर जाकर बोलने का विकास हो, अपनी आवाज़ उठाने का विकास हो, तो उससे समाज उनको क्या है, रोकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें एडिटोरियल में बताई गई। इसके बाद है करंट अफेयर्स। 2-3 करंट अफेयर हैं वो हमने कल ही देख लिए थे, जैसे जनरल धीरज सेठ है वो 31वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने FCRA 2.0 और EOIC का डिजिटल किया है, वो प्रणाली लॉन्च की है, ये देख लिया था। ग्रीस में UPI लॉन्च हुआ है, वो भी हमने कल देख लिया था। फिर है वित्त मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। जो पहला था 1.0 उसमें 76,000 करोड़ रुपए का आवंटन था। फिर है भारत जैव विविधता रिपोर्ट 2025 जारी हो गई है। इसमें 709 नई जीव प्रजातियों को खोजा गया है और 353 पौधों की नई किस्मों को खोजा गया है। सबसे ज़्यादा जीव प्रजातियां मिली हैं नई केरल में और सबसे ज़्यादा पौधों की प्रजातियां मिली हैं अरुणाचल प्रदेश में। टोटल जीवों की संख्या हो गई है, जीवों की प्रजातियों की 1,05,09,53। तो ये है। फिर इसके बाद नियुक्ति है DRDO के मिसाइल और रणनीतिक प्रणाली विभाग के निदेशक, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है वर्ड ऑफ द डे SCRI। SCRI की फुल फॉर्म है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला, रेजिलियंस का मतलब होता है कि आपदा के समय आप कैसे उभर कर आ रहे हो। इनिशिएटिव यानी पहल। ये पहल है वो 3 देशों के द्वारा शुरू की गई है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। SCRI आपको इतना याद रख लेना। इसके बाद है द हिंदू का आर्मी चीफ अनवेल्स रोड मैप विजय फॉर फ्यूचर रेडी फोर्स। जो आर्मी चीफ है धीरज सेठ अभी जो नव नियुक्त हुए हैं, उन्होंने एक रोड मैप प्रस्तुत किया है जिसका नाम क्या है, विजय, जिसका उद्देश्य है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड फ्यूचर रेडी, यानी जो तकनीकी है वो हमें अपनानी है और भविष्य के लिए हमें तैयार रहना है। तो विजय में हर शब्द का इन्होंने अर्थ बताया, हर वर्ड का अर्थ बताया। वी से विजिलेंस, सतर्कता है। तो विदेशों द्वारा जासूसी वगैरह की जाती है या विदेशों में कोई भी अगर घटनाक्रम होता है तो उसके ऊपर हमें सतर्क रहना है। आई से है इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, नवाचार को बढ़ावा देना है। जे से है जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, एकीकृत करना है। किसको? वायुसेना को, जल सेना को, थल सेना को, और जो जितने भी अपने कोस्ट गार्ड हो गए, जितने भी दूसरी जो सैन्य बल हैं, उनको हमें एकीकृत रूप से कमांड करने की प्रणाली है उसको अपनाना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसे है आत्मनिर्भर, जितना भी हमें डिफेंस के सेक्टर में जो भी चीज़ें हमें चाहिए, वायुयान चाहिए, पनडुब्बियां चाहिए, जितने चाहिए, तो उसका हमें आत्मनिर्भर होना है। योद्धा फर्स्ट, योद्धा फर्स्ट मतलब सैनिक को केंद्र में रखकर, हर एक सैनिक है वो जरूरी है डिफेंस के लिए। एक सैनिक है वो भी उतनी ही अहमियत रखता है जितनी एक अफसर रखता है, जितनी एक बटालियन रखती है। सबका क्या है, समान प्रभाव रहेगा। तो यही है रोड मैप विजय। वी से विजिलेंस, आई से इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जे से जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, ए से आत्मनिर्भरता और वाई से योद्धा फर्स्ट। फिर अपनी सुजस ई प्रश्नोत्तरी। हस्तशिल्पियों, बुनकरों एवं सूक्ष्म उद्योगों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक दिन मेरे को ये नाम याद नहीं आया था, PPP मॉडल पर कहाँ हाट विकसित किए जाएंगे। ये 4 नाम मैंने आपको बताए थे, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यह है पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर, अलवर। हाल ही में 28 जून 2026 सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बाघ पुनर्स्थापना अवसर एवं चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सरिस्का को हमने डिटेल में देखा था, जो राजमाता बाघिन आई थी उसका भी हमने देखा था। तो ये है 18 वर्ष। मन की बात के 135वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने महिलाओं द्वारा संचालित हरगिला पक्षी संरक्षण अभियान की सराहना की। यह किस राज्य से संबंधित है? यह असम राज्य से संबंधित है। हरगिला पक्षी होता है, उसकी बहुत बड़ी चोंच होती है और रात को अजीब सी आवाज़ निकालता है। तो उसके लिए लोगों में क्या था, अंधविश्वास था कि ये अपशगुन होता है। तो उसको बचाने के लिए असम में महिलाओं ने हरगिला आर्मी के नाम से एक संगठन बनाकर इसको बचाया था। राजस्थान के Tier 2 और Tier 3 शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए
हाल ही में 28 जून 2026 स्वायत्त शासन विभाग ने किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है हुडको। हाउसिंग इन अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत टोंक जिले का उत्पाद कौन सा है? ये है स्लेट स्टोन के उत्पाद।